नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ETF के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये ETF होता क्या है, यहाँ पर निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है नुकसान क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म से। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। तो ये विकीपीडिया वाला डेफिनेशन कई बार बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड, जिसका सिंपल मतलब है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि NSE BSE पर ट्रेड होता है, जैसे कि कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट टर्म है फंड, जिसका सिंपल मतलब है पूल ऑफ मनी, जो कि प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। तो अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ETF एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि शेयर मार्केट में एक शेयर की तरह NSE BSE में ट्रेड होता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के ETFs हैं जो कि अपने अपने अंडरलाइंग एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। करंटली इंडिया में 106 ETF हैं, जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड ETFs इंक्लूडेड है। सिल्वर का ETF भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अंडरलाइंग एसेट से मेरा क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20 ये एक इक्विटी ETF है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही ऊपर नीचे निफ्टी 20 होगा। नेक्स्ट है गोल्ड 20 जो कि एक कमोडिटी ETF है जो कि गोल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही गोल्ड 20 भी होगा। लिक्विड 20 जो कि एक डेट ETF है जो कि बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उतने ही रिटर्न्स लिक्विड 20 में आएंगे। तो ये निफ्टी 20, गोल्ड 20, लिक्विड 20 ये सब कुछ ETF हैं। और ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, गोल्ड प्राइस है, जो बॉन्ड्स है, ये सब अंडरलाइंग एसेट है। तो ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर होता है। निफ्टी 20 अभी निफ्टी 50 पर निर्भर है। निफ्टी जितना ऊपर नीचे होगा, जितने रिटर्न्स निफ्टी बना कर देगा उतने ही रिटर्न्स आपको निफ्टी 20 बना कर देगा। ETF का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ETF वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं। हमें अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलता है, जिससे हमारा रिस्क रेड्यूस हो जाता है। ऑफ कोर्स ये बात हो रही है इक्विटी ETF के बारे में। अगर कमोडिटी ETF जैसे कि गोल्ड ETF के बारे में बात करें तो वहां पर आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता, उसमें सिर्फ गोल्ड में निवेश होता है। लेकिन इक्विटी में आपको अच्छा खासा वेल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिससे हमारा प्रॉपर एलोकेशन करने का जो झंझट है वो चला जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पर्टिकुलर स्टॉक में 15-20% का एलोकेशन कर दिया और वही स्टॉक आपको 10-15% नेगेटिव रिटर्न्स में दिखाई पड़ता है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। प्रॉपर एलोकेशन करना जरूरी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस भी करना पड़ता है। लेकिन जब हम ETF खरीद रहे हैं तो हम रेडीमेड पोर्टफोलियो को खरीद रहे हैं, तो वहां पर वेल डाइवर्सिफिकेशन करना ये हमारा काम नहीं है, ये ऑलरेडी हमें तैयारी मिलता है। तो ये सबसे बड़ा टेंशन हमारा एज ए इन्वेस्टर चला जाता है। कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई एलोकेशन हमारी तरफ से हमें नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हमें एक पोर्टफोलियो खरीदने को मिल रहा है, वो भी रियल टाइम प्राइस पर, जैसे कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है कि पूरे पोर्टफोलियो की खरीदारी कर रहे हैं। ETF बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ही है, तो वहां पर हम खरीदारी कर रहे हैं जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल स्टॉक। रियल टाइम प्राइस हमें दिखाई पड़ता है। ETF लो कॉस्ट भी होते हैं जब उसे हम म्यूचुअल फंड के साथ या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के साथ कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में सपोज आप निफ्टी 50 के सेम शेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन बार बार आपको ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा, और ETF में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से पूरा काम हो जाता है। तो ब्रोकरेजेस, बाकी सारे चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा बच जाते हैं। तो ETF इस प्रकार से लो कॉस्ट आइडिया दिखाई पड़ता है। ETFs में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक। डायरेक्ट स्टॉक आपको 40-50% भी एक दिन में गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन ऐसा ETF में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक है। जनरली हम यहाँ पर इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम बात करें इसके सेक्टरल ETFs के बारे में, जैसे कि फार्मा ETF हो गया, IT का भी ETF आता है। इस प्रकार से भी आपको गिरावट फिर भी लिमिटेड होती है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक लिमिटेड गिरावट आपको देखने को मिलती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो जैसे कि ETFs ने हमें जान लिया है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा कम होती है, वायलेंटली ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर हम यहाँ पर काम करते हैं। डिसिप्लिन वे में हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते जाते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ पर पूरे करते जाते हैं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ये करना कई बार मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट स्टॉक में सपोज एक शेयर हमने देखा जो कि 10-15% बढ़ गया है, तो वहां पर हम खरीदारी करना चाहते हैं। तो कब हमारा माइंडसेट
इन्वेस्टर से ट्रेडर की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें खुद को पता नहीं चलता है। जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ ट्रैक करना पड़ता है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबके सपोर्ट हमने देखे, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से लेवल पर करना है। लेकिन ETF में ये सारी झंझट नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, जब भी वहाँ पर हमारा डिजायर्ड लेवल आ जाए वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना है, SIP कंटिन्यू रखनी है। तो यहाँ पर ईजी वे में, डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट करते जा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पर ETFs में दिखाई पड़ता है वो है हमारा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कुछ ही ETF से हम पूरा बना सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 20, गोल्ड 20, लिक्विड 20 और मॉन 100 यानी कि नैस्डैक का जो ETF है वो। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 20 हमारा जो इंडिया का इंडेक्स है वहाँ पर इंडियन स्टॉक्स में निवेश हो गया, गोल्ड 20 गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, लिक्विड 20 डेट में बॉन्ड्स में निवेश हो गया और नैस्डैक यानी कि US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं 4 ETF से जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर भले ही रियल एस्टेट को हमने इंक्लूड नहीं किया है, रियल एस्टेट के लिए दूसरा एक टॉपिक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रेट, जिसे हम फिलहाल के लिए इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 ETF से हमने पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कवर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज ETF में फिलहाल यही दिखाई पड़ता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदे हैं, नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान ये है कि 106 में से सभी के सभी ETF लिक्विड नहीं है, उसमें से बहुत सारे इललिक्विड दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार आपने खरीद तो लिया, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा वहां पर आपको सामने बायर ही नहीं मिलेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत से ETFs में देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत से जो पॉपुलर ETF है वहां पर ऐसा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाखों का भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो भी आपको वहां पर इनफ लिक्विडिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन सिलेक्शन के वक्त कौन से ETF में आप निवेश कर रहे हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो ETF में रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हो जाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये निफ्टी 20 आपको बजाज फाइनेंस जितने रिटर्न्स बना कर देगा, नेक्स्ट टाइटन या फिर नेक्स्ट रिलायंस या फिर नेक्स्ट बजाज फाइनेंस आपको ETF में मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि आपको रीजनेबल रिटर्न बनाकर देने वाले हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको रेयरली दिखाई पड़ती है ETFs में, क्योंकि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक अच्छा पोर्टफोलियो बहुत जल्दी आपको इतना ज़्यादा क्रैश होता हुआ नज़र नहीं आता, इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। निफ्टी 20 का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं। निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, उसमें क्रैश के बारे में बात करें, 20% 30% की गिरावट के बारे में बात करें, पिछले 20-22 साल में आपको ऐसा सिर्फ 3-4 बार ही देखने को मिल जाता है। तो बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज नजर आता है। जबकि इंडिविजुअल शेयर में आपको 6 महीने में, 1 साल में ऐसी एक आध अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाती है कि वहां पर आपको 15, 20, 25, 30% की गिरावट देखने को मिले। भले ही वो कितना भी ज्यादा अच्छा शेयर हो, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल शेयर्स में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, जबकि ETFs में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ETFs रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, SIP के लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें ETF में नजर आता है वो ये है कि लंबे समय के लिए आपको ETF अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, जबकि स्टॉक स्पेसिफिक में तेजी आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 2008 से 2020 तक 6000 से 12000 गया, सिर्फ डबल रिटर्न्स बनाए थे 12 साल में, जितना FD बनाकर दे देता है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनाया है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक हमेशा डर बना रहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रन आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपका ETF अंडर परफॉर्म कर सकता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज हमें दिखाई पड़ता है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए इतना तो हम कह सकते हैं कि ETF एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करना या ना करना ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी क्या नीड्स है उस पर डिपेंड करता है। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका फाइनेंस में नॉलेज थोड़ा सा कम है, डायरेक्ट स्टॉक्स में वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कौन से स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना, कब एलोकेशन चेंज करना, खुद अपना पोर्टफोलियो को अगर मैनेज नहीं कर सकता, बॉन्ड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो ETF उनके लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। इंडिविजुअल्स जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे फोकस करना चाहते हैं, मार्केट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ETF एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है। रीजनेबल रिटर्न्स यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ से 10-12%, 15% के रिटर्न्स अगर
अगर आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पैसिवली बिना कुछ किए एक अच्छी वेल्थ यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ईजिली जनरेट हो सकती है। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास एक अच्छा नॉलेज है वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने लिए अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकता है, एलोकेशन कितना करना उसका नॉलेज उसके पास है, बॉन्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना ये सब जानता है, तो वो ETF को इजीली अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि बेहतर रिटर्न्स वो अपने नॉलेज से बना सकता है। इंडिविजुअल जो कि एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है, हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे 10-12% से यहाँ पर संतुष्टि नहीं हो रही है, ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहता है, वो 20% 25% कमाना चाहता है, तो ETFs यहाँ पर भी अवॉइड किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में या फिर बॉन्ड्स पे वो खुद फोकस करके बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर बना सकता है, तो एक्टिवली यहाँ पर मैनेज कर सकता है, तो यहाँ पर ETFs को ईजिली अवॉइड किया जा सकता है। तो आपको ETF कैसे लगते हैं? क्या आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।